हेलो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक आज का, वो है मोटिवेशन। फर्स्ट हमने लास्ट जो कवर किया था वो था हमारा इंडिविजुअल डिफरेंसेस तक। नेक्स्ट हमारा जो पार्ट 2 है उसमें अब हम करेंगे मोटिवेशन। मोटिवेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज़ अ मोटिवेशन। मोटिवेशन इज़ अ प्रोसेस दैट इन्फ्लुएंस डायरेक्शन, रेजिस्टेंस एंड विग्रेस ऑफ द गोल और डायरेक्टेड बिहेवियर, कि हम जो जैसा चाहते हैं उस तरह का बच्चे के अंदर चेंजेस आएँ, और वो कैसे आएंगे, उस तरीके को हम किस तरह से करेंगे, कैसे हम बच्चे को उस चीज़ के लिए मोटिवेट करेंगे, कैसे उस बिहेवियर जो हमारा एक टारगेटेड बिहेवियर है कि बच्चे के अंदर लेके आने के लिए, वहाँ से हमें इस बिहेवियर से हमें टारगेटेड बिहेवियर तक लेके जाने के लिए बच्चे को जो हमें एक तरह से जो पाथ फॉलो करना है, उस पाथ पे लेके जाने के लिए उसे हमें किस तरह का वे फॉलो करना पड़ेगा। मोटिवेशन की हम बात करें तो मोटिवेशन हमारे पास आएगी दो टाइप्स की, एक होती है इंटरनल, एक होती है एक्सटर्नल, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। इंटरनल एंड एक्सटर्नल, ये है CDP पार्ट है सीटेट का 2024। फर्स्ट वीडियो इसी का है, इसमें लिंक पोस्ट कर देंगे हम। फर्स्ट जो वीडियो है उसमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को डिस्कस किया गया है। तो उसके बाद सेकंड इसका हमारे पास आता है एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक, आंतरिक और बाह्य अभिप्रेरणा। तो मोटिवेशन हमारे पास आ गया अभिप्रेरणा। नेक्स्ट हम अगर इसके बाद हम डिस्कस करते हैं इसे अगर, तो हमारे पास आ जाएगा इंटरनल एंड एक्सटर्नल मोटिवेशन। ओके, इंटरनल होगा, इसको हम कहते हैं अंत आत्मा से, अंत आत्मा से, खुद से जो बच्चे के अंदर मोटिवेशन है, बच्चे को काम करने के लिए जब नहीं कहा जा रहा है, बच्चा खुद से काम कर रहा है, उसे हम कहेंगे उसकी इंटरनल मोटिवेशन। और जब हम बात करें कि अगर हम बच्चे को कह रहे हैं कि उसे रिवॉर्ड दिया जाएगा, या हमें सैलरी का होता है, या उसको किसी को हम तरह से बोलें कि उसको रिवॉर्ड मिलेगा, या रिवॉर्ड आ गया, सैलरी है, मार्क्स आ गए, छोटे बच्चों की बात करें तो उसमें उनको स्टार्स मिलते हैं, ये सब क्या है उनके लिए एक्सटर्नल रिवार्ड्स हैं और एक्सटर्नल मोटिवेशन है टू डू समथिंग। जो हमारे अमेरिकी साइकोलॉजिस्ट हैं BF स्किनर, एंड उनका जो मोटिवेशन का मीनिंग है वो क्या है, उनका मानना है कि मोटिवेशन इज़ नेशनल हाईवे की तरह होता है। जितना अच्छा मोटिवेशन होगा, सक्सेस जो है हमारा सक्सेस रेट उतना ही अच्छा होगा। तो BF स्किनर ने कहा है कि किसकी तरह होता है, नेशनल हाईवे की तरह। जितना अच्छा नेशनल हाईवे का रोड होगा उतनी अच्छी स्पीड होगी, उतना अच्छा डेवलपमेंट होगा। तो वैसे ही जितना अच्छा मोटिवेशन होगा, जितनी अच्छी मोटिवेशन होगी बच्चे को, बच्चा उतना ही अच्छा परफॉर्म करेगा। बेसिकली हमें जो है एज ए टीचर बच्चों के अंदर जो इंटरनल मोटिवेशन है उसको हमें इंक्रीज़ करना चाहिए। अब साइकिल ऑफ मोटिवेशन कैसे चलता है, इसको कहते हैं हम, देखिए इसको जो हमारा साइकिल ऑफ मोटिवेशन है इसको हम कैसे लिखते हैं, साइकिल ऑफ मोटिवेशन। साइकिल ऑफ मोटिवेशन की अगर हम बात करें तो हम इसको कैसे लिखते हैं, NDAGAR, नदागार, जैसे भी इसको आप अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं। N मतलब नीड, D मतलब ड्राइव, A मीन्स अरोजल, उत्तेजना, G मतलब गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, एंड A मीन्स अचीवमेंट, R मीन्स रिडक्शन ऑफ अरोजल। अब देखिए इसको मैं भी यहाँ पे आपको ड्रॉ करके बताऊँगी कैसे ये काम करता है। सबसे पहले हमारी आती है नीड, जिसको हम कहते हैं आवश्यकता। हमारे पास फर्स्ट आई नीड, नीड के बाद ड्राइव, ड्राइव के बाद अरोजल, देन गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, then achievement,
देन रिडक्शन इन अरोजल। देन वापस नीड। अब देखिए, अब हम इसे अगर बात करें तो बच्चे को किसी चीज़ की आवश्यकता होगी तभी वो क्या करेगा, उसके अंदर प्रणोद आएगा, उत्तेजना आएगी, तभी एक दिशा निर्देशित व्यवहार की तरफ को चलेंगे। जब वो दिशा निर्देशित व्यवहार हमारे पास आ जाएगा तभी उसमें क्या हो जाएगा, वो रिडक्शन हो जाएगी एरोजल के अंदर। फिर से जब नीड होगी तो वो इस तरह से सर्कल चलता है NDAGAR। ओके, अब अगर हम बात करें तो जो बच्चों को स्कूल में एक जैसे मिड डे मील होता है वो उनके लिए क्या है, मोटिवेशन है। और इसके लिए हम अगर बात करें तो इसका जो हमारे पास इसकी स्टार्टिंग कब हुई थी, 1995 में। साइकिल ऑफ मोटिवेशन कंप्लीट हो गया, मोटिवेशन का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम अगर बात करते हैं हमारे पास, अब हम इसके बाद जो टॉपिक मेन है वो करेंगे हम अब्राहम्स मैस्लो नीड्स हायरार्की कि मैस्लो की आवश्यकता अनुक्रम सिद्धांत क्या है। उसके लिए हम फर्स्ट स्टार्ट करेंगे जो मैस्लो का जो हायरार्की टेबल है उसको बनाएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं उनके लिए सबसे पहले आता है, इस तरह से चलेगा। इसके डिफरेंट स्टेप्स हैं, 5 स्टेप्स हैं, 1 2 3 4 एंड 5। पहले हम बात करते हैं, फर्स्ट आ जाएगा फिजियोलॉजिकल नीड्स। फिजियोलॉजिकल नीड्स फॉर एग्ज़ाम्पल, अब इसको हम बोलेंगे शारीरिक आवश्यकताएं। शारीरिक आवश्यकताओं में क्या आएगा हमारे पास, एयर, वाटर, शेल्टर, स्लीप, रिप्रोडक्शन, क्लोथिंग। ये सब किस में आएगा हमारे पास, फिजियोलॉजिकल नीड्स में। उसके बाद हम चलेंगे तो उसके बाद हमारे पास आ जाएगा सेफ्टी नीड्स, सुरक्षात्मक आवश्यकताएं। फर्स्ट आ गया फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेकंड यहाँ पे आ जाएंगी हमारे पास सेफ्टी नीड्स। सेफ्टी नीड्स, अब सेफ्टी नीड में क्या आ जाएगा, पर्सनल सिक्योरिटी है, एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी है, रिसोर्सेज, हेल्थ है, प्रॉपर्टी है, ये सब क्या आ जाएंगे सेफ्टी में। पर्सनल, एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ, प्रॉपर्टी, रिसोर्सेज, ये सब किस में आएंगे, हमारे सेफ्टी नीड्स में। देन है हमारे पास लव एंड बिलोंगिंग। इसके पास जो थर्ड आएगा वो है लव एंड बिलोंगिंग। इसमें आ जाएगा फ्रेंडशिप, इंटीमेसी, फैमिली, सेंस ऑफ कंसर्न, प्रेम व अपनत्व की आवश्यकता। नेक्स्ट हम उसके बाद आएगा एस्टीम। एस्टीम मीन्स सम्मान की आवश्यकता है, रिस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम, रिकॉग्निशन, स्ट्रेंथ, फ्रीडम, स्टेटस, वो सब किस में आएंगे यहाँ पे हमारे पास एस्टीम में। देन हमारे पास फिफ्थ आता है सबसे ऊपर सेल्फ एक्वाजाइलेशन, आत्म सिद्धि, डिज़ायर टू बिकम द मोस्ट दैट वन कैन डू, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इट मीन्स आत्मसिद्धि, डिज़ायर टू बिकम द मोस्ट दैट वन कैन डू। अब अगर हम बात करें ऊपर से नीचे तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, एस्टीम, लव एंड बिलोंगिंग, सेफ्टी नीड, फिजियोलॉजिकल नीड। बट जब स्टार्ट होएगा तो सबसे पहले आती हैं फिजिकल नीड्स या फिजियोलॉजिकल नीड्स, देन हमारे पास आएंगे सेफ्टी नीड्स, देन लव एंड बिलोंगिंग, देन एस्टीम, देन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब जो है IQ के बेसिस पर नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, जो ये यहाँ पे वो टॉपिक हम कवर करेंगे जो पेपर में जहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है आपके लिए। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे है कि हम IQ के बेसिस पे लोगों की क्लासिफिकेशन कैसे कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ पीपल ऑन द बेसिस ऑफ IQ।
चलिए, क्लासिफिकेशन ऑफ पीपल ऑन द बेसिस ऑफ IQ। चलिए, अब हम बात करते हैं IQ। इट मीन्स इंटेलिजेंस क्वोशेंट, और इसको हम कहते हैं बुद्धि लब्धि। अल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज अ जर्मन बोर्न theoretical physicist and philosopher of science whose esteemed IQ was about it is about 160 point। so किसका था बेसिकली? आइंस्टाइन का। अल्बर्ट आइंस्टाइन, कितना था IQ उसका? 160। ओके, अब हम बात करते हैं कि हमने जो अब स्टैनफोर्ड बाइनेट जो इंटेलिजेंस स्केल है वो हमें पता होनी चाहिए कि कितने स्केल के बच्चे को हम कितने रेंज में रखेंगे, अगर किसी का IQ कितना लेवल आ रहा है तो वो कौन सी रेंज में जाएगा। अब इसके लिए हम सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं इसका स्टैनफोर्ड का बाइनेट इंटेलिजेंस स्केल। अब जो है चलिए, अब हम बात कर लेते हैं कि अगर है हमारे पास इडियट, अगर हम बात शुरू से करते हैं बिल्कुल नीचे से, तो इडियट का स्केल कितना होगा? बिलो 20 IQ होगा। अगर बिलो 20 IQ है तो वो उसको कौन सी कैटेगरी में रखा जाएगा? इडियट की कैटेगरी में। कि जो हम बात कर सकते हैं कि जिनको बिल्कुल भी कोई चीज़ समझ नहीं आती है। ओके, उसके बाद आ जाएगा इम्बैकल, IMBECILE, इम्बैकल। सो ये इनका जो आएगा वो 20 to 49 के बीच में। उसके बाद मोरोन्स का जो होगा वो होगा 50 to 69। ओके, बॉर्डर लाइन डेफिशिएंसी, सो उनका आएगा 70 to 79 के बीच में। डल, उनका आएगा 80 to 89 के बीच में। सुपीरियर आएंगे 90 to 109 के बीच में। ओके, उसके बाद 90 to हाँ ठीक है। इसमें क्या आएगा? इसमें एक पॉइंट हमारे पास छूट गया है। डल के बाद हमारे पास आएगा पहले एवरेज का जो होगा वो होगा 90 to 109 में। और उसके बाद 110 से लेके 19 तक इसका होगा 110 to 119 में। अगर किसी का फॉल कर रहा है तो वो होगा सुपीरियर कैटेगरी का। और वेरी सुपीरियर अगर होगा तो वो होगा 120 to 139 में। एवरेज कवर हो गया, सुपीरियर कवर हो गया, वेरी सुपीरियर आ गया हमारे पास। एंड देन हमारे पास आएगा गिफ्टेड जो बच्चे होते हैं उनका होता है ओवर 140। आपको ये ध्यान रखना है। आपको मोरोन का हो गया, वेरी सुपीरियर हो गया, गिफ्टेड हो गया और एवरेज हो गया। ये आपको 3-4 जो हैं वो बिल्कुल याद रखने हैं। एक आपको डल का याद रखना है। डल का कितना होगा? बिलो 20। एवरेज का होगा 90 to 109। गिफ्टेड होते हैं ओवर 140 वाले बच्चे। ये आपको चीज़ें थोड़ी सी याद रखनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो हमारे पास आ जाएंगे अब जो है इंटेलिजेंस जो वर्ड है, इंटेलिजेंस वर्ड जो है उसका जो है ओरिजिन कहाँ से हुआ था। तो उसका हमें पता है मैक्सिमम जो हमारे वर्ड्स हैं, टर्म्स हैं, उनका जो ओरिजिन है वो लैटिन भाषा से हुआ है। और इसका मतलब होता है टू अंडरस्टैंड। इंटेलिजेंस हेरिडिटी से अधिक प्रभावित होती है, क्योंकि जो हम बात कर रहे थे हमने डिस्कस किया था हेरिडिटी, तो इंटेलिजेंस ही जो है वो पेरेंट्स से बच्चे के अंदर ट्रांसफ़र हो सकती हैं जीन्स। तो ये जीन्स पे वो ज़्यादा डिपेंड करती है। इंटेलिजेंस इज़ द एबिलिटी टू रीज़न, अडेप्ट एंड लर्न। सो हम बात करते हैं इंटेलिजेंस की, तो क्या है ये? किसकी हमारी कैपेसिटी है? टू रीज़न, टू अडेप्ट एंड टू लर्न। ओके, अब अगर हम बात करें कि हमें IQ कैसे कैलकुलेट करना है, कंसेप्ट ऑफ IQ कैसे कैलकुलेट करना है, कैलकुलेशन ऑफ, यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आता है पेपर में, IQ, कैलकुलेशन ऑफ IQ। सो IQ की कैलकुलेशन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? फॉर्मूला IQ इज़ इक्वल टू मेंटल एज
डिवाइडेड बाय बायोलॉजिकल एज या क्रोनोलॉजिकल एज जिसको हम कहते हैं। सो बायोलॉजिकल एज या क्रोनोलॉजिकल एज जिसे हम कहते हैं वो मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ पे आ जाएगी हमारी बायोलॉजिकल एज। सो इसको हम दूसरे तरीके से लिखते हैं MA/BA या क्रोनोलॉजिकल एज इसको बोल देते हैं CA × 100। ये एक ही आएगा, BA और CA दोनों में से कोई भी एक लिखा जा सकता है। सो मानसिक आयु डिवाइडेड बाय वास्तविक आयु × 100। अगर लेट्स सपोज किसी बच्चे की रियल एज है 10 ईयर्स की है और उसका दिमाग 12 साल के बच्चे की तरह काम करता है, तो क्या होगा उसका IQ? मेंटल एज 12 आ गई, क्योंकि हमने बोला कि बच्चे की एज 10 साल है बट उसका दिमाग 12 साल के बच्चे की तरह काम करता है, तो उसकी मेंटल एज 12 हो गई, बायोलॉजिकल एज 10 हो गई × 100। तो उसका IQ कितना हो गया? 120। तो 120 हुआ तो बच्चा किस में फॉल करता है? वेरी सुपीरियर कैटेगरी में। तो अगर 120 आ रहा है तो बच्चा फॉल करेगा वेरी सुपीरियर कैटेगरी में। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ पीपल ऑन द बेसिस ऑफ देयर IQ एंड हाउ टू कैलकुलेट द IQ। ओके, सो क्रोनोलॉजिकल एज या बायोलॉजिकल एज हम वो एज लेंगे जो बर्थ से उस टाइम तक एज होती है। अब हम बात करते हैं आगे कि जो हमारे पास इंटेलिजेंस के टेस्ट हैं उनकी कब से कब उनको किया गया था और फर्स्ट कब किया गया था, मेंटल एज के लिए कौन किया था, कौन से साइंटिस्ट ने कौन सा टेस्ट किया था। तो इसके लिए हम फर्स्ट बात करते हैं। फर्स्ट आया 1905 में पहला बुद्धि परीक्षण किया गया था। कब किया गया था? फर्स्ट जो है 1905 किसने किया था? ये अल्फ्रेड बेनेट एंड थियोडोर साइमन ने। तो ये था फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट। किसके द्वारा किया गया था? ये थे अल्फ्रेड बेनेट एंड थियोडोर साइमन। ये दो लोग थे जिन्होंने फर्स्ट किया था। ओके, अब मेंटल एज का कंसेप्ट कौन लेके आया था? ये आया था 1908 में। लाया किसके द्वारा गया था? अल्फ्रेड बेनेट के। कौन सा कंसेप्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पे? मेंटल एज। थर्ड हमारे पास आ जाएगा IQ कंसेप्ट 1912 में। IQ का कंसेप्ट कैलकुलेशन है वो विलियम स्टोन ओके, अब हम आगे बात करते हैं क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस के साथ। तो क्रिएटिविटी का क्या रिलेशनशिप है विद इंटेलिजेंस उसको हम देखेंगे। सो रिसर्चर्स हैव फाउंड बेसिकली द रिलेशनशिप बिटवीन क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस इज पॉजिटिव। सो क्रिएटिविटी एंड intelligence. So creativity and intelligence are the two things which are related in a positively related. Okay. So Terman in 1920 found that the person that with the IQ higher were not necessarily creative. It means ये ज़रूरी नहीं है कि जिस बच्चे का IQ मोर देन 120 हो या 120 हो वो क्रिएटिव भी हो। तो क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस ज़रूरी नहीं है कि ये एक तरह से बच्चा जिसका इंटेलिजेंस ज़्यादा है उसका IQ मतलब जिसका IQ ज़्यादा है बेसिकली वो क्रिएटिव भी ज़्यादा हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्रिएटिविटी के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। एलिमेंट्स ऑफ क्रिएटिविटी बेसिकली रिसर्च तो ये कहती है कि पॉजिटिव रिलेशनशिप है, बट ये ज़रूरी भी नहीं है
समटाइम्स कि जो बच्चा बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो उतना ही क्रिएटिव हो। क्रिएटिव इट मीन्स कि कोई एक स्किल में बहुत ज़्यादा वो क्रिएटिव हो, कुछ ज़्यादा सोच सकता हो। कई बच्चे ऐसे होते हैं कि वो चीज़ें समझने में मतलब अपनी क्रिएटिव उतनी आइडिया नहीं दे सकते हैं, बट वो उनकी जो रैमिंग कैपेसिटी होती है या उनकी जो कैपेसिटी चीज़ों को लर्न करने की होती है वो बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा होती है। एलिमेंट्स ऑफ क्रिएटिविटी। ओके, एलिमेंट्स ऑफ क्रिएटिविटी की अगर बात करते हैं तो इसमें हमें एक चीज़ याद रखनी है, जो ट्रिक इसको याद रखने की वो कौन सी है? FFOE। ओके, अब इसमें क्या है? FFOE का मतलब क्या है? फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, O मीन्स ओरिजिनल, एंड E मीन्स इलेबोरेशन। ओके, सो अब ये कैसे रिलेटेड हैं? फ्लुएंसी मीन्स धारा प्रवाह, फ्लेक्सिबिलिटी लचीलापन, ओरिजिनल मौलिकता, इलेबोरेशन विस्तार। अब जेपी गिलफोर्ड ने जो हमारी थिंकिंग प्रोसेस है उसको दो भागों में बेसिकली प्रस्तुत किया है, डाइवर्जेंट थिंकिंग एंड कन्वर्जेंट थिंकिंग। यहाँ तक हमारा हो गया क्रिएटिविटी। अब उसके बाद हम आएंगे थिंकिंग पे। थिंकिंग को जेपी गिलफोर्ड ने दो भागों में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट इज योर डाइवर्जेंट, अनदर वन इज कन्वर्जेंट। अब डाइवर्जेंट क्या होगा? जिसको कहते हैं अपसारी सोच और इसको कहते हैं अभिसारी सोच। अभिसारी और ये आ गई अपसारी। चलिए, अब ये होगी जो हमारी डाइवर्जेंट थिंकिंग है वो कैसी होगी? ओपन एंडेड। इट विल बी रिलेटेड टू क्रिएटिविटी, related to creativity. It will be out of box type thinking. Next we have multiple solution for any problem. Multiple solutions. अब जो हमारे पास कन्वर्जेंट थिंकिंग है वो कैसी होएगी? क्लोज एंडेड। it is related to creativity, it is related to intelligence. Next, it is MCQ, it is out of box, it is MCQ type, it is with the limited solution. ओके, अब ये हमें चीज़ एक बात इसमें याद रखनी है कि जो भी इंसान अपसारी सोच वाला व्यक्ति होगा वो क्रिएटिव नहीं होगा, परंतु क्रिएटिव व्यक्ति जो है वो अपसारी सोच अवश्य रखता होगा। अब ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जिसकी डाइवर्जेंट थिंकिंग होगी वो ज़रूरी नहीं है कि वो क्रिएटिव हो, बट जो इंसान क्रिएटिव होगा वो उसकी थिंकिंग डाइवर्जेंट हो सकती है। इसका इसके साथ होना ज़रूरी नहीं है, बट जो इंसान क्रिएटिव होगा उसकी डाइवर्जेंट थिंकिंग ज़रूर होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें गिफ्टेड चिल्ड्रंस की। अब जो गिफ्टेड चिल्ड्रन है वो कितने टाइप के होते हैं? गिफ्टेड चिल्ड्रन बेसिकली होते हैं 3 टाइप में। अब इसमें हम बात कर लेते हैं गिफ्टेड चिल्ड्रंस। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है गिफ्टेड चिल्ड्रंस। गिफ्टेड चिल्ड्रन बेसिकली होते हैं इंटेलेक्चुअली ब्राइट, जिसको हम कह सकते हैं कि बौद्धिक रूप से उज्ज्वल। इंटेलेक्चुअली जिनको हम कहेंगे इंटेलेक्चुअली ब्राइट हैं बच्चे, वो इट मीन्स उनका जो हमारे पास IQ आएगा वो आएगा मोर देन
140 प्लस 140 हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आइंस्टाइन है। टैलेंटेड अगर हम बात करें तो अब जैसे हम बोल सकते हैं सचिन तेंदुलकर को, वो क्या हैं, टैलेंटेड हैं। क्रिएटिव जैसे MF हुसैन हो गए। सचिन तेंदुलकर टैलेंटेड हैं। क्रिएटिव की बात करें तो MF हुसैन है। अब जो गिफ्टेड चिल्ड्रन हैं उनको एनरिच्ड करिकुलम की ज़रूरत होती है। उनको हम बोलें कि नॉर्मल करिकुलम वो बहुत जल्दी उन चीज़ों को कर जाएंगे, इसलिए उनको कौन से करिकुलम की ज़रूरत होती है, दे नीड एनरिच्ड करिकुलम। सो गिफ्टेड चिल्ड्रंस को एनरिच्ड करिकुलम की आवश्यकता होती है जिनमें उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चैलेंजिंग टास्क कंटेंट हो। एनरिच्ड करिकुलम इट मीन्स कि उनके अकॉर्डिंगली, अगर उनकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं उनके अकॉर्डिंग हो। तो बेसिकली हम कौन से क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं, हॉट्स की। जो हॉट्स क्वेश्चन है वो किसके लिए होते हैं, गिफ्टेड बच्चों के लिए या इंटेलेक्चुअली ब्राइट्स बच्चों के लिए। ओके, अब हम बात करते हैं इसके बाद इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होगी, जो इमोशनल इंटेलिजेंस है उसको हम अगर देखें तो वो फर्स्ट ऑफ जो थी वो किसने दी थी, सॉल्वे एंड मैरी ने इंट्रोड्यूस किया था इस कंसेप्ट को। और जो उन्होंने बुक लिखी थी उस बुक का नाम था इमोशनल इंटेलिजेंस। जो बुक थी उसको जो लिखा गया था वो लिखा था डेनियल गोलमैन ने। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल टॉपिक लिख लेते हैं, दैट इज़ इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस इट मीन्स सांवेगिक बुद्धि। सांवेगिक बुद्धि को सर्वप्रथम सॉल्वे एंड मेरी ने इंट्रोड्यूस किया था, सॉल्वे एंड मेयर ने। एंड देन इसकी जो इमोशनल इंटेलिजेंस नामक एक बुक है उसको किसने लिखा गया था, डेनियल गोलमैन ने। इमोशनल इंटेलिजेंस जो बुक थी लिखा था उसको डेनियल गोलमैन ने। और जो इसका इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस है, इसका जो हमारे पास टॉपिक को किसने इंट्रोड्यूस किया था, वो थे हमारे पास सॉल्वे एंड सॉरी इसका हाँ सॉल्वे एंड मेयर ने। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अरिस्टोटल या अरस्तु के वचन, कोई भी किसी भी समय नाराज हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अर्थ है कि हमें अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाएँ सही जगह पर, सही समय पर, सही तरीके से, तो ही हम क्या कर सकते हैं, हम खुद को बोल सकते हैं इमोशनली इंटेलिजेंट। अगर हमें किस जगह पर कैसे इमोशन दिखाने हैं, कितनी क्वांटिटी में दिखाने हैं, किस तरीके से दिखाने हैं, उस चीज़ को अगर हम समझ पाएँ, उस चीज़ में अगर हम परिपक्व हैं, तभी हम खुद को क्या कह सकते हैं, इमोशनली इंटेलिजेंस। एनीबडी कैन बिकम एंग्री, दैट इज़ ईजी, बट टू बी एंग्री विद द राइट पर्सन एंड टू द राइट डिग्री एंड एट द राइट टाइम फॉर द राइट पर्पस एंड इन द राइट वे, दैट इज़ नॉट विद इन एवरीबडीज़ पावर एंड दैट इज़ नॉट ईजी। दिस इज़ रिटन बाय अरिस्टोटल और अरस्तु। ओके, इमोशनल इंटेलिजेंस की जो हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं या विशेषताएं हैं उसकी, वो क्या क्या हैं। फर्स्ट आ जाएगा सोशल स्किल्स, सोशल स्किल्स आ जाएंगी। देन सेल्फ अवेयरनेस, देन मोटिवेशन, अभिप्रेरणा, आत्म जागरूकता, सामाजिक कौशल, सहानुभूति एंड सेल्फ रेगुलेशन। हम इसको कह सकते हैं एम्पैथी, तो हम समानुभूति एंड सेल्फ रेगुलेशन।
ये सब है इमोशनल इंटेलिजेंस के अंदर। अब हमारे पास हैं कॉग्निशन एंड इमोशन, संज्ञान एवं संवेग। नेक्स्ट जो हमारे पास आ जाएगा कॉग्निशन एंड इमोशन, कॉग्निशन एंड इमोशन, संज्ञान एवं संवेग। संज्ञान एवं संवेग। सो ये बेसिकली इंटर रिलेटेड हैं, बाई डायरेक्शनल हैं। कॉग्निशन एंड इमोशंस आर इंटर रिलेटेड एंड दे आर बाई डायरेक्शनल। दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, दोनों एक दूसरे को इफ़ेक्ट करते हैं। सिर्फ एक केस में प्रभावित नहीं करते हैं, वो है जजोक के केस में। जजोक के अनुसार इमोशंस एंड कॉग्निशंस आर इंडिपेंडेंट। सो किसने कहा है ये दोनों इंटर रिलेटेड हैं? अब किसने कहा है कि ये इंटर रिलेटेड नहीं है? वो हैं ज़जोक, ZAJONK, ज़जोक। इसको आप कह सकते हैं जिन्होंने ये कहा है कि दे आर कॉग्निशन एंड इमोशन आर नॉट इंटर रिलेटेड। मनोविज्ञान द्वारा ये सुझाव दिया जाता है कि शिक्षकों के दृष्टिकोण से गिफ्टेडनेस की भावना को हम 3 तरीक़ों से बेसिकली जो है वो इंटरलेशन उनका देख सकते हैं। अब वो कैसे देख सकते हैं? हम एक तरह से पहले वेन डायग्राम क्रिएट कर लेते हैं। हाई एबिलिटी, हाई क्रिएटिविटी एंड हाई कमिटमेंट, ये तीनों अगर किसी इंसान के अंदर हैं तो वो क्या होगा? गिफ्टेड होगा। द 3 रिंग मॉडल जिसको हम कहते हैं, 3 रिंग मॉडल में अगर हम बात करें, देखिए फर्स्ट आ जाएगा यहाँ पे हाई एबिलिटी, नेक्स्ट आ जाएगा यहाँ पे हाई क्रिएटिविटी, थर्ड यहाँ पे आ जाएगा हाई कमिटमेंट। अगर ये जो तीनों के बीच का जो यहाँ पे पोर्शन है तो इसको हम क्या कहेंगे? रेंजल, RENZULLI, रेंजले के अकॉर्डिंग ये इसको हम क्या कह लेंगे? अगर किसी बच्चे के अंदर ये तीनों है तो उसको हम क्या बोलेंगे? गिफ्टेड। और इसको हम कहते हैं 3 रिंग मॉडल। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। तो थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस की अगर हम बात करते हैं तो मल्टीपल इंटेलिजेंस इज ऑल्सो नोन एज डायमेंशनल इंटेलिजेंस। हार्वर्ड गार्डन ने ये हमारे पास जो है थ्योरीज ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, इसकी हम बात करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को, थ्योरीज ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। ओके, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस क्या कहती है? इनके अकॉर्डिंग मल्टीपल डायमेंशनल इंटेलिजेंस, इसको हम क्या कहते हैं? मल्टीपल डायमेंशन